गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का छठा चैप्टर शहरीकरण एवं शहरी जीवन के क्वेश्चन आंसर को। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? शहरीकरण यानी गांव का जो इलाका है शहर में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? शहरीकरण। आइए इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण बस्तियां कस्बे या शहर में परिवर्तित हो जाती है। ग्रामीण बस्ती जो है कस्बे या शहर में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? शहरीकरण। इससे एक नई अर्थव्यवस्था उत्पन्न हुई। इससे क्या हुआ? एक नई अर्थव्यवस्था उत्पन्न हुआ, जैसे जिसमें कृषि और पशुपालन का स्थान व्यापार, शिल्प और उद्योग धंधों ने ले लिया। यानी जहाँ पे जो था गांव में मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन था। वहीं जब शहरीकरण हुआ तो वहाँ का व्यवसाय क्या हो गया? व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, शिल्प इत्यादि। ठीक है, उद्योग धंधा। शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं? शहर में जो होता है मुख्य रूप से किस प्रकार की क्रिया होती है? शहर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है। शहर जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का केंद्र है, यानी शहर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य, यातायात। यानी शहर में जो है रोजगार होता है, अच्छा शिक्षा होता है, अच्छी स्वास्थ्य यानी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, व्यापार वाणिज्य की अच्छी व्यवस्था होती है, ठीक है, आदि। शहर गतिशील अर्थव्यवस्था जो मुद्रा प्रधान होती है। यहाँ गतिशील अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंट क्या चीज का? पैसा यानी मुद्रा का प्रधानता है, ठीक है, उसके भी केंद्र होते हैं, ठीक है। शहर राजनीतिक प्राधिकार का भी महत्वपूर्ण केंद्र होता है। राजनीतिक प्राधिकार में भी जो होता है शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन सारा इजी तरीका से हम बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गांव और शहर के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, निम्नलिखित अंतर है गांव और शहर। देखिए क्या, गांव की आबादी कम होती है। गांव की आबादी क्या होती है? कम होती है। इसके विपरीत शहर की आबादी ज्यादा होती है, अधिक होती है। गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका है। मतलब गांव के लोगों का रोजी रोटी का मुख्य साधन क्या है? कृषि और पशुपालन है। जबकि शहर में व्यापार उत्पादन मुख्य आजीविका है। यानी शहर में व्यापार और उत्पादन जो है ये मुख्य आजीविका है। गांव की प्राकृतिक वातावरण क्या होता है? स्वच्छ होता है। गांव का जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, वातावरण जो होता है क्या होता है? स्वच्छ होता है। जबकि शहर का वातावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। कोई दिक्कत है? आगे देखिए। गांव में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि कम उन्नत होती है। मतलब गांव में जो होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो सुविधाएं हैं, यातायात की सुविधा कम होती है। जबकि शहर में क्या होता है कि ये सुविधाएं अधिक होती हैं, ठीक है। गांव का जनसंख्या घनत्व कम होता है, जबकि शहर का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। ये था गांव और शहर के बीच डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, शहर ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? जब शहरीकरण हुआ तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। तो उसमें मुख्य समस्या कौन कौन सी है? देखिए, पहला है प्रदूषण की समस्या। ऑटोमेटिक है, जहां जनसंख्या अधिक होगा तो प्रदूषण होगा ही होगा, ठीक है। शहरों में मजदूरों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी। बहुत सारे जो मजदूर हैं वो बाहर दूसरे जगह कमाने जाते हैं, तो शहर में जाते हैं गांव से। तो इससे क्या होता है? जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ा। शहरों में आवासीय समस्या उत्पन्न हुई। अब जनसंख्या अधिक लेकिन जगह तो कम है, तो आवास यानी रहने की समस्या भी उत्पन्न हुई। जन कल्याण भावनाओं में कमी। मतलब शहर में क्या होता है? जन कल्याण भावना में कमी होती है, एक दूसरे का भलाई करने में। अच्छा, तो गांव में भी वो सब मतलब जो जलन का जो भावना है ये सब भावना रहता है, लेकिन शहर में भी होता है ऐसा। मजदूर बेरोजगारी में वृद्धि हुई है इत्यादि। यानी ये सब शहर में कन्वर्ट होने से ये सब समस्या उत्पन्न हुई है। अगला है, 9वीं शताब्दी में धनी लंदन वासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने की वकालत क्यों की? लंदन वासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए वकालत क्यों की? ध्यान सुनिए। 19वीं शताब्दी में लंदन में गरीबों के आवास से जुड़ी बड़ी समस्या थी।
मतलब गरीबों के लिए आवास से जुड़ी क्या थी, बड़ी समस्या थी। ठीक है, देखिए कारखानेदारी व्यवस्था ने लंदन नगर का स्वरूप परिवर्तित कर दिया। कारखाना का जो व्यवस्था था इस लंदन का क्या किया, स्वरूप बदल दिया। कारखाना में काम करने के लिए बड़ी संख्या में लोग लंदन आने लगे। कारखाने में काम करने के लिए बहुत सारे मजदूर लोग क्या गए, लंदन आने लगे। परंतु उसके सामने आवास की समस्या थी, लेकिन रहने का समस्या था। शहर में रहने के लिए घर उपलब्ध नहीं थे। शहर में रहने के लिए क्या था, घर उपलब्ध नहीं थे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए धनी लंदन वासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने की वकालत शुरू की। उन्होंने देखा कि जो गरीब लोग हैं वो यहाँ काम करने आ रहे हैं, फिर रहने की समस्या है, तो ये समस्या कैसे दूर की, तो यही था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है लंदन में गरीबी के लिए आवास बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया है। लंदन में गरीबों के लिए आवास बनाने के अनेक कारण थे। पहला, गरीबों के टेनेमेट्स, रेन बसेरे और अजनबी घर अस्वास्थ्यकर और खतरनाक थे। वो जो रेन बसेरा था वो घर था, क्या था, अस्वास्थ्यकर, यानी कोई सुविधा वहाँ नहीं था। इसमें आग लगने का खतरा था, मतलब ये जो घर था इसमें सुविधा का अभाव था, तो आग लगने का भी खतरा था, जिससे पूरे शहर को नुकसान हो सकता था। ठीक है, गरीबों की बड़ी संख्या सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल ला सकती थी। गरीबों की बड़ी संख्या जो है सामाजिक राजनीतिक क्या है, उथल पुथल ला सकती थी। जनसंख्या है तो ना वोट मिलेगा, तो सारा चीज देखना पड़ता है। गरीबों में विद्रोह की आशंका को दबाने के लिए श्रमिक के लिए आवासीय योजना बनाई गई। ये लोग आपस में मतलब मिलकर विद्रोह न कर ले, इसलिए आवासीय योजना बनाई गई। अगला देखिए, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। देखिए ध्यान से, जिन 3 प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई वह निम्नलिखित है। पहला है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। उद्योग होगा तो पूंजी, यानी पूंजी रहेगा तो ना उद्योग होगा। दूसरा है विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। औपनिवेशिक क्या होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर हमला करके उसको जीत कर अपना राज करता है, उसको क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। तो वही चीज है, हम लोग के पे भी राज किया था अंग्रेज लगभग 200 वर्षों तक। तीसरा, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, यानी डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नगर आए थे। श्रमिक वर्ग जो थे, लेबर लोग जो थे, वो किन परिस्थितियों में नगर आए थे। आधुनिक शहरों में जहां एक और पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ, यानी एक और पूंजीपति लोग का उदय हुआ। दूसरी और श्रमिक वर्ग का, दूसरी वर्ग क्या, कौन वर्ग का, श्रमिक वर्ग का। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक वर्ग जो लगभग भूमिहीन कृषि वर्ग के रूप में थे, जो कृषक भी थे, किसान भी थे, वो भूमिहीन थे, उनके पास खुद का भूमि नहीं था। शहरों की ओर बेहद रोजगार के अवसर को देखते हुए उन्होंने देखा कि शहर में रोजगार का क्या है, बहुत सारा अवसर, काम धंधा मिल जाएगा जिससे रोजी रोटी चलेगा। देखते हुए भारी संख्या में इसका पलायन हुआ। भारी संख्या में ये लोग क्या हुए, पलायन कर गए, यानी गांव से शहर चले गए। शहरों में रोजगार के अपार संभावना देखते हुए, और उन्होंने देखा कि शहर में बहुत सारे रोजगार हैं, रोजी रोटी अच्छा से हो जाएगा। गांव से शहरों की ओर श्रमिकों का क्या हुआ, आवागमन हुआ। ठीक है, गांव से लोग शहर क्यों आते हैं, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, अच्छे शिक्षा के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, यही सब कारण है। ठीक है, अगला देखिए क्या है। 18वीं शताब्दी के मध्य से लंदन की आबादी बढ़ने के क्या कारण थे। 18वीं शताब्दी के मध्य जो थे लंदन की आबादी बढ़ी, उसका कारण क्या था। देखिए, लंदन एक बड़ा नगर था, इंग्लैंड की राजधानी होने के कारण इसकी आबादी लगातार बढ़ती गई। ऑटोमेटिक है कि राजधानी में क्या होता है, जनसंख्या अधिक रहता ही है। जहां 1750 में इसकी आबादी 6 लाख से अधिक थी, 1750 में इसकी आबादी 6 लाख से अधिक थी, वहीं 1880 तक लंदन की जनसंख्या 1880 तक लंदन की जनसंख्या 40 लाख हो गई। कितनी हो गई, 40 लाख हो गई। यद्यपि लंदन में कारखाने नहीं थे, लंदन में क्या था, कारखाना नहीं था, परंतु वहां रोजगार के अन्य अवसर उपलब्ध थे। कारखाना नहीं था फिर भी वहां रोजगार के अन्य अवसर उपलब्ध थे, अल्टरनेटिव था। इसलिए इंग्लैंड के विभिन्न वर्गों के लोग, इंग्लैंड के विभिन्न भागों से लोग, ठीक है, वहां आकर बसने लगे। प्रथम विश्व युद्ध तक
लंदन में मोटर और बिजली के सामान बड़े स्तर पर बनाए जाने लगे। क्वेश्चन नंबर 10 तो रिपीट है, ठीक है। 11 नंबर से देखिए, 19वीं शताब्दी के मध्य में बंबई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई? 19वीं शताब्दी के बीच में मध्य में बंबई का जो जनसंख्या था उसमें भारी वृद्धि हुआ। कैसे? देखिए, 19वीं शताब्दी में बंबई का विकास नए महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में होने लगा। बंबई का विकास जो है नए महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में होने लगा। व्यापार के विकास के साथ साथ यहाँ प्रशासकीय गतिविधियां भी बढ़ गई। जब व्यापार का विकास होगा तो प्रशासकीय गतिविधि भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अतः यह कई सुविधा भी तो चाहिए, लोग को सुरक्षा भी चाहिए। अतः यह पश्चिम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बन गया। और क्या हुआ? पश्चिम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया? मुख्यालय भी बन गया। औद्योगिकरण का जब विकास हुआ, जब औद्योगिकरण का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो बंबई बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में बदल गया। बंबई जो है बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में बदल गया। इसके बाद बंबई का तेजी से विकास हुआ। इसके बाद क्या है? बंबई का विकास तेजी से हुआ, ठीक है। शहर फैलने लगा। शहर क्या हुआ? फैलने लगा। व्यापारी, कारीगर, उद्योगपति, दुकानदार, श्रमिक बड़ी संख्या में यहाँ आकर बसने लगे। जब विकास होने लगता है कोई भी जगह पर तो क्या होता है? वहाँ व्यापारी, कारीगर, ये सब जो है दुकानदार, उद्योगपति आके बसने लगे, ठीक है। इससे बंबई पश्चिमी भारत का सबसे प्रमुख नगर बन गया। इससे क्या हो गया कि बंबई जो है पश्चिम भारत का प्रमुख नगर बन गया, ठीक है, तथा इसकी आबादी काफी बढ़ गई, ठीक है। इसकी सोच लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 12 नंबर, उन दो कानून के नाम लिखें जिसके द्वारा इंग्लैंड में बाल श्रमिकों को कारखाना में काम करने से रोक दिया गया। मतलब मुंबई में जो बाल श्रमिक है यानी बच्चे जो मजदूर के रूप में काम करते हैं उनको रोका गया। किस कानून के तहत? देखिए, पहला अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, यानी प्राथमिक शिक्षा जो था वो अनिवार्य किया गया। 1902 में फैक्ट्री कानून बनाकर इंग्लैंड में बाल श्रमिकों को कारखानों से काम करने से रोक दिया गया। तो यही दो पॉइंट है। उन दो फिल्मों के नाम लिखें जिसने बंबई की अंतर्विरोधी आयामों का उल्लेख किया। तो ऐसा फिल्म कौन कौन है? CID और गेस्ट हाउस, यही दो फिल्म, ठीक है। आगे देखिए, बंबई में चौल किस प्रकार की इमारत थी? इसका निर्माण कब से आरंभ हुआ? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बंबई में चौल इमारत क्या थी, इसके बारे में लिखिए क्या है। गरीबों के आवास के लिए, मतलब गरीबों के रहने के लिए बंबई में बड़ी संख्या में चौल बनाए गए। बंबई में क्या हुआ? बड़ी संख्या में चौल बनाए गए, ठीक है। चौल बहुमंजिला इमारत थी। चौल जो था वो क्या था? बहुमंजिला इमारत थी। इसका निर्माण 1860 के दशक में आरंभ हुआ। इसका निर्माण कब आरंभ हुआ? 1860 के दशक में इसका निर्माण आरंभ हुआ। इसमें एक कमरे के मकान मकान यानी मुंबई में खोली कहते हैं, कतार के रूप में बने, ठीक। कतार मतलब होता है बगल बगल से, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ? मुंबई में चौल का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, समाज के वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया गया? समाज का जो वर्गीकरण किया गया, बांटा गया शहर और गांव के आधार पर कैसे? देखिए, गांव एवं शहर में सामाजिक वर्गीकरण मुख्यतः व्यवसाय में भिन्नता के आधार पर किया गया। मतलब व्यवसाय यानी बिजनेस के आधार पर, जैसे गांव का लोग का खेती हो गया, शहर का व्यापार वगैरह हो गया। ग्रामीण आबादी का एक बहुत बड़ा भाग मुख्यतः कृषि जन्य क्रियाओं में संबद्ध था। मतलब गांव का जो आबादी का बहुत सारा भाग जो था खेती में जुड़ा हुआ था, खेती में कर रहा था। इसके विपरीत शहरी आबादी, इसके विपरीत जो शहर का आबादी था गैर कृषि व्यवसाय मतलब कृषि को छोड़कर, जैसे नौकरी, उद्योग, व्यापार में संलग्न होते हैं, ठीक है। इसके सोच लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी समझने में कोई डाउट है तो आप कौन पूछ सकते हैं। देखिए, लगातार ऑफलाइन क्लास रहने के बावजूद भी हम समय निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग को बेहतर नॉलेज मिल सके।
तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कम से कम दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे देखिए क्या, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाइए। कृषि जन्य यानी कृषि का जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसको दर्शाना है। गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलाप की विशेषता मुख्य रूप से यह है कि गांव की आबादी का, गांव का जो आबादी है का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा था। एक बड़ा हिस्सा जो है वह कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा था। आर्थिक वस्तुएं कृषि उत्पादन से जुड़ी होती थी। आर्थिक वस्तु जो था वह कृषि उत्पादन से जुड़ा हुआ था, जो इसकी आय का प्रमुख स्रोत था। जो कि इसकी आय का क्या था, प्रमुख स्रोत था। यानी गांव में जो मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि होता है। कृषि से जो उत्पाद होता है वही बेच के लोग पैसा कमाते हैं या घर परिवार चलाते हैं। गांव की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाहन अर्थव्यवस्था के आधार पर आधारित थी। जीवन निर्माण क्या होता है, जीवन निर्माण कृषि क्या होता है समझिए बोले, वैसा कृषि जिससे जीवन यापन होता है, जिससे कमा के घर परिवार चलता है, अपना जीवन जिंदगी चलता है, उसी को क्या कहते हैं, जीवन यापन, ये जीवन निर्वाहन। जहां कृषि पशुपालन एवं घरेलू उद्योग धंधे, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, घर का जो उद्योग धंधा है पर आश्रित होती है, वहीं शहर के लोग विभिन्न व्यवसाय व्यापार उद्योग नौकरी में लगे होते हैं। कोई दिक्कत है? अगला देखिए क्या है, शहरों में मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास की भूमिका और प्रकाश डालें। ध्यान सुनिए, शहर में पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग के साथ मध्यम वर्ग का भी उदय और विकास हुआ। शहर में पूंजीपति वर्ग और क्या था, पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग के साथ साथ मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग का विकास हुआ। ये नए सामाजिक समूह के रूप में उभरे। ये जो था नए सामाजिक समूह के रूप में उभरे। इस समूह में बुद्धिजीवी, इस समूह में जो है बुद्धिजीवी, नौकरी पेशा समूह, नौकरी पेशा समूह मतलब जो नौकरी वगैरह करते हैं, ठीक है, राजनीतिक चिकित्सक, राजनीतिक चाहे चिकित्सक, व्यापारी प्रमुख थे। ठीक है, अब देखिए व्यवसायिक वर्ग जो बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नगरों के विकास का प्रमुख कारण बना। नगर के विकास का प्रमुख कारण कौन बना, व्यापारी लोग, व्यापारी वर्ग, जिसने शहरों को नई सामाजिक आर्थिक स्वरूप प्राप्त हुआ। जिससे क्या हुआ, शहर को नई सामाजिक और आर्थिक क्या हुआ, स्वरूप प्राप्त हो गया। बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक वर्ग, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, राजनीतिक वर्ग थे, ने नया राजनीतिक सामाजिक चिंतन दिया। विभिन्न आंदोलन में दिशा का नेतृत्व प्रदान किया। जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वो भी समाज को डेवलपमेंट करने में अपना अहम योगदान दिए। देख लीजिए, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शहरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। जब शहरीकरण हुआ, गांव से जब शहर बना, तो पर्यावरण पर क्या असर पड़ा। ठीक है, इसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए, चलिए देखिए। शहरीकरण के कारण, जब शहरीकरण हो गया, गांव से शहर बदलने लगा, तो कल कारखाने की स्थापना, कल कारखाने की स्थापना, चिमनियों से निकलने वाले धुएं, कारखाना का स्थापना हुआ, चिमनी से, चिमनी का स्थापना हुआ ईंटा भट्टा के लिए, तो इससे धुआं निकला। ठीक है, बेतरतीब भीड़, मतलब जब शहर में देखिएगा, शहर में भीड़ होता है, पूरा भयंकर भीड़ होता है, कोई बेतरतीब भीड़ हो गया। लोग और सावरियों की आवाजाही, गंदगी और धूल से पर्यावरण काफी दूषित हो गया। ऑटोमेटिक जहां जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अतः पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समय समय पर प्रयास किए गए, और पर्यावरण को सुरक्षित रहने के लिए, सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए समय समय पर। 1840 के दशक में इंग्लैंड के प्रमुख औद्योगिक नगरों में धुआं नियंत्रण कानून लागू हुआ। इंग्लैंड का जो औद्योगिक नगर था वहां धुआं नियंत्रण कानून लागू हुआ, यानी धुआं को रोकने के लिए, धुआं को कम करने के लिए। भारत में 1863 में कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून बनाया गया। ठीक है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, किन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना, ना टाइपिंग मिस्टेक है लोग का, निर्णायक रूप में हुई। देखिए, जिन तीन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई वे निम्नलिखित हैं। पहला, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, यानी जब उद्योग धंधा डेवलप होगा तब ना पूंजीवाद का उदय होगा। विश्व के विशाल भूभाग पर, विश्व का जो विशाल भूभाग था
औद्योगिक शासन की स्थापना, वहां क्या हुआ, औद्योगिक शासन की स्थापना हुई। लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, और लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी जो आइडियल आदर्श है उसका क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, चलिए इसको समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शहरी जीवन में किस किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए। शहरी जीवन में जो सोशली जो था वो किस किस प्रकार का क्या हुआ, बदलाव हुआ। देखिए, शहरों में सामूहिक पहचान के सिद्धांत को बढ़ावा मिला। शहरों में जो है सामूहिक पहचान का सिद्धांत को क्या हुआ, बढ़ावा मिला। ठीक है, कम स्थान में विभिन्न प्रकार के लोगों के रहने से पहचान की भावना बढ़ी। कम स्थान में जो अधिक लोग रहने लगा से पहचान की भावना बढ़ी। ठीक है, अब देखिए, मध्यम एवं शिक्षित वर्ग का उदय हुआ। मिडिल क्लास और एजुकेटेड वो जो वर्ग है उसका उदय हुआ, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर, व्यापारी आदि। ठीक है, आगे देखिए, पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ तो पूंजी के आधार पर उद्योग पर नियंत्रण रखता था। पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ तो पूंजी के आधार पर क्या हुआ, उद्योग धंधा पर नियंत्रण रखा अथवा इससे चलाता है। यह मजदूर वर्ग का शोषण करता है। ठीक है, पूंजीपति वर्ग। श्रमिकों के जीवन में काफी बदलाव आए, जो श्रमिक लोग हैं उसके भी जीवन में काफी बदलाव आए। रोजगार के खोज में गांव से मजदूर वर्ग शहर में आकर बसने लगे। मतलब रोजी रोटी की खोज में, रोजगार की खोज में जो गांव से लोग कहाँ चले गए, शहर जाके बसने लगे। शहरों में लोगों को रोजगार मिलने लगे। शहर में क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिलने लगा, क्योंकि रोजगार में, शहर में रोजगार का बहुत सारा अवसर है। यहाँ के लोग का जीवन स्तर में सुधार आया। इससे क्या हुआ, वहां के लोग के जीवन स्तर में, लाइफ स्टाइल में क्या हुआ, सुधार आया। ठीक है, समाज के विभिन्न कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी। समाज के विभिन्न कार्यों में जो है महिलाओं की भागीदारी क्या हुई, बढ़ने लगी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखो, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यावसायिक वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों वर्ग के बारे में देख लीजिए। पहला, व्यावसायिक वर्ग की भूमिका, जो बिजनेस कर रहे हैं उस वर्ग के बारे में जान लीजिए। शहरों में कारखानों की स्थापना के परिणाम स्वरूप यहाँ व्यापार के लिए आए। मतलब व्यापारिक वर्ग जो है, शहर में जब कारखानों का स्थापना हुआ मतलब व्यापारिक वर्ग आया तब ना हुआ, से कुछ यहीं बस गए, जो यहाँ आए बहुत सारे यहीं बस गए। व्यवसायियों के यहाँ बसने से नगरों का विकास हुआ। जब बिजनेसमैन लोग जब कहीं बसने लगते तो वहाँ क्या होता है, नगर का भी डेवलपमेंट होता है। मध्यम वर्ग की भूमिका, मध्यम वर्ग का क्या भूमिका देखिए। मध्यम वर्ग जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि शहर में अपना सेवा प्रदान करने लगे। ये वर्ग जो है, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये अपना क्या करे, सेवा प्रदान किए। धीरे धीरे यही बसने लगे और धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ रहने लगे। इससे शहरीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से हुआ। इससे क्या हुआ कि शहरीकरण जो प्रक्रिया है वह तीव्र गति से हुआ। चला के देखिए, मजदूर वर्ग की भूमिका। अब मजदूर वर्ग की क्या भूमिका थी देखिए। शहरों में नए नए कारखानों की स्थापना हुआ। शहर में क्या है, नए नए कारखानों की स्थापना हुई और इन कारखानों में गांव से मजदूर वर्ग काम करने के लिए आए। और इन कारखानों में गांव से मजदूर वर्ग काम करने के लिए आए और यहाँ इन कारखानों के आसपास बस गए। और जो मजदूर कारखाने में काम करने आए वो यहीं पर बस गए, जिससे कारखानों के आसपास नगरों का विकास हुआ। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए। चलिए अगला उस देखिए, लंदन में गार्डन सिटी की योजना क्यों बनाई गई, इसके कारण। देखिए, बहुत सारे कारण हैं। लंदन में धनी लोग को प्रदूषण मुक्त स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लंदन में जो प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए, किसके लिए, धनी लोगों के लिए, एवेंजर हावर्ड ने गार्डन सिटी यानी बगीचों का शहर बनाने की योजना बनाई। किसके लिए, अमीर लोग के लिए। इस योजना के आधार पर रैंडम, अनविन और बेरी पार्कर ने न्यू और जैविक नामक बगीचों के शहर के रूपरेखा तैयार की। शहर में बाग बगीचे, मनमोहक परिदृश्य, मतलब देखने में अच्छा, भव्य मकान की व्यवस्था की गई। इससे सामूहिक जीवन का विकास हुआ।
ठीक है, ये हम लोग जान गए। गार्डन सिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या है, यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ है। यूरोपीय जो इतिहास में घेटों का क्या अर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय इतिहास में घेटो शब्द का सामान्यतः अर्थ मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्तियों के लिए प्रयोग किया जाता था। मध्य यूरोप के शहर में जो है यहूदियों की बस्तियों के लिए किसका यूज किया जाता है, घेटों का। लेकिन आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, नागरिक, जाति या सामान, एक मिनट याद लग लीजिए स्क्रीनशॉट। पहचानने वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है। घेटोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोसी के स्थान पर सामुदायिक पड़ोस में बदलाव होने लगा। ठीक है, मिश्रित के स्थान पर सामुदायिक का विकास हुआ। सामाजिक दंगे को भी ये विशिष्ट दैशिक रूप में देते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र यानी पटना के इतिहास का संक्षिप्त देखिए। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी के स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में बनाई गई। मतलब राजगिरी से स्थानांतरित कर कहाँ बनाई गई, पाटलिपुत्र में। ठीक है, नंदों और मौर्यों के, नंद वंश और मौर्य वंश के शासक काल में इन नगरों का चतुर्दिक विकास हुआ। इन नगरों का क्या हुआ, चतुर्दिक विकास हुआ। यूनानी राजदूत कौन, मेगास्थानीज ने इस नगर की यात्रा की, इसका विवरण लिखा। बाद में चीनी यात्री कौन, फाहियान वैनसंग भी यहाँ आए। ठीक है, गुप्त काल तक पाटलिपुत्र शिल्प, व्यापार, शिक्षा, संस्कृति गतिविधियों का केंद्र बना। कब तक, गुप्त काल तक। अब देखिए, गुप्तोत्तर काल में पाटलिपुत्र नगर का पतन हुआ। गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ, पाटलिपुत्र नगर का क्या हुआ, पतन हो गया, बर्बाद हो गया। 1541 में शेरशाह ने गंगा गंडक के संगम पर एक किला का निर्माण कराया। इस समय में पाटलिपुत्र पटना के रूप में विख्यात हुआ। पाटलिपुत्र जो है किसके रूप में विख्यात हुआ, पटना के रूप में। 17वीं शताब्दी के आरंभ में पटना आजिमाबाद के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, आजिमाबाद के नाम से जाना गया। इसी समय यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का नगर में आगमन हुआ। सिखों के अंतिम गुरु कौन, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली होने के कारण सिख धर्मावलंबियों के लिए यह तीर्थ स्थान बना। यानी यहाँ जो था सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थल था। ठीक है, इन्हीं के कारण क्या हुआ, सिखों का भी अट्रैक्शन बढ़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद अंतिम है। लंदन में भूमिगत रेलवे का निर्माण क्यों किया गया, इसकी क्या प्रक्रिया हुई। लंदन में जो है भूमिगत रेलवे का स्थापना क्यों किया गया, इसकी क्या प्रक्रिया हुई, देखिए ध्यान से। लंदन का जब विस्तार होने लगा तब यह शहर इतना विशाल हो गया कि लोगों को अपने कार्यस्थल पर पैदल पहुंचना कठिन हो गया। मतलब इतना डेवलपमेंट हो गया, कहीं देखिए कोई शहर में आवागमन ठीक रहता है, लेकिन जब इतना जनसंख्या बढ़ जाता है, मतलब जो फ्लाईओवर वगैरह बन जाता है, तो क्या हो जाता है, छोटा रास्ता कोई लोग को घूम के जाना पड़ता। तो वही चीज है। इसके अतिरिक्त लंदन के बाहर के उस शहरों में रहने वाले लोगों को भी लंदन पहुंचना में मुश्किल होने लगा। ठीक है, बाहर से जो लोग आते उनको भी लंदन आने में मुश्किल होने लगा। इसलिए परिवहन के साधनों का विकास की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए भूमिगत रेलवे, मतलब ऐसा व्यवस्था किया गया जिससे लोग को जाम उमड़ न फंसे, आराम से जहाँ जाना हो गंतव्य स्थान तक चले जाए। रेलवे के विकास की योजना बनाई। इससे सबसे बड़ा लाभ था कि लोग उपनगरीय बस्तियों से सुविधापूर्वक लंदन आकर अपना काम कर सकते थे। इसका दूसरा लाभ था कि भूमिगत रेलवे की सुविधा होने से लंदन पर आबादी का बोझ कम हो जाता। इसलिए 19वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में लंदन में भूमिगत रेल का विकास किया गया। अब देखिए, भूमिगत रेलवे के विकास के साथ प्रक्रिया भूव्यक्त की गई। आरंभ में लोग को भूमिगत रेलवे से यात्रा करना असुविधाजनक, भयभीत कर देने वाला लगता था। शुरू में कोई चीज में नया चीज होता है, लोग को डर लगता है। ठीक है,
अखबार में एक पाठक ने भूमिगत रेलवे में अपनी यात्रा का अनुभव इस प्रकार लिखा। एक पाठक ने है भूमिगत रेलवे का यात्रा के बारे में इस प्रकार लिखा, मेरा मानना है कि इस भूमिगत रेलगाड़ियों को फौरन बंद कर देना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए भयानक खतरनाक है। इस तरह निराशाजनक प्रतिक्रिया कुछ लोगों, मतलब कोई चीज जब नया चीज होता है तो कुछ लोग प्रतिक्रिया देते हैं, कोई विपरीत प्रतिक्रिया देते हैं, यही सब चीज होता है। इसकी सुन लीजिए इसका। अब देखिए लोगों की भी थी। उनका कहना था कि यह लोह दैत्य ने शहर में अफरा तफरी और अस्वास्थ्यकर माहौल करे और बढ़ा दिया है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ लिया। जो भी बच्चे में वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।